27 जून 2026 को बच्चे MCO 05 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन का आपका एग्जाम होने वाला है और इसके अंदर बच्चे आप लोगों की 19 यूनिट्स है और इन सभी 19 की 19 यूनिट्स में से हम कवर करेंगे कि भाई किस एरिया के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किस आप टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एरिया के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया कि हमें यह पता चल जाए कि एग्जामिनर का पैटर्न क्या है। सो डिटेल एनालिसिस करने के बाद, इंटेंस स्टडी करने के बाद, जो अभी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उनको रिव्यू करने के बाद तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सब बच्चों के लिए जिनका 27 जून 2026 को एग्जाम है उनके लिए ये चीजें प्रिपेयर की गई। ठीक है, यूनिट वाइज चीजें आप लोगों को प्रोवाइड होने वाली है। ओके, अच्छा, बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ MC05 की मैंने अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल इसकी 19 यूनिट्स है और 19 में से हमने 14 यूनिट्स को कवर किया हुआ है और उनको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आपको नजर आ रहा होगा MC05 फुल वीडियो कोर्स देखेंगे तो यूनिट वाइज डिटेल में वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइडेड है। सो आप इनको देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गॉट इट? फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रह जाए वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सो यूनिट नंबर फर्स्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग एंड ना ओवरव्यू जो आपकी यूनिट है, सबसे पहले इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंट के कि भाई अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी फीचर्स क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफरेंस अक्सर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। सो उनको कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगी। तो क्वेश्चन की पहले फ्रेमिंग देखो कैसे आया। डिस्कस इन अ ब्रीफ द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले बेटे आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन लिखना है। क्वेश्चन आ रहा है, इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद उनकी मीनिंग, डेफिनेशन जो भी आपको याद हो वो लिख देना। ध्यान रखना इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को डिटेल में जो आप लोगों को प्रोसेस है, इमेजेस है, डायग्राम है, ग्राफ है, इन सब का यूज करके आप लोगों को समझाया जाएगा कि भाई कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ना बेटे आप लोगों की 124 पेजेस की एक पीडीएफ और एक 14 पेजेस की अलग पीडीएफ है जो स्पेसिफिकली इन सभी एग्जाम जो ऑलरेडी हो चुके हैं ना इनको एनालिसिस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हमने ऐड ऑन किए हैं। सो वो भी आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मैं आप उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्स मान के चलिए कि एक पीडीएफ आपकी 124 और एक पीडीएफ आपकी 13 पता नहीं 14 पेजेस की, अभी डिस्कस करेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिख देने हैं, देन उसके बाद आप लोगों को अकाउंटिंग की आप लोगों के ऑब्जर्वेशन लिख देनी है, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपकी 26 है वो 29 है वो लिख देने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन द मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेंट का क्या रोल है, या फिर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अमेजिंग रोल ऑफ द अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन द कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग। गॉट इट? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड मेन कंटेंट। यूनिट नंबर 2 से आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट किसका है, कॉस्ट का। कॉस्ट के टाइप पूछे जा सकते हैं जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी होगी कि भाई आप लोगों को डिफरेंस बताना है वेरिएबल, फिक्स्ड एंड द सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, आप लोगों इनकी इंपॉर्टेंस बतानी। तो अगर इनके मतलब बताओगे तो इनके डेफिनेटली आप इनके डिफरेंस कर सकते हैं और डिफरेंस को करते वक्त ध्यान रखना है कि डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में करें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग द कंपनी विद द हेल्प ऑफ द हाइपोथेटिकल फिगर। आपको कॉस्ट शीट बनानी है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, कोई 5 मेथड बताने हैं कॉस्टिंग को डिफाइन करने के लिए, जिसे हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से कॉस्टिंग होती है। तो 5 मैथड, ये आपकी सबसे पहले टाइप हो गया, एलिमेंट हो गया जिसके थ्रू आपकी कॉस्टिंग डिफाइन होती है। देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये एग्जाम्पल देना है आप लोगों को, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी हुई है। ठीक है, फिर आप लोगों को मेथड बताना। अब बेटा ये ना 20 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जा रहा है, अच्छा मैंने इनको दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि इसका जो मीनिंग डेफिनेशन है ना वो यहाँ पे, क्योंकि बेटे पता है तुम्हें एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। 2 क्वेश्चन हैं, कुछ चीजें इसके अंदर ऐड ऑन की जा रही है। जैसे यहाँ पर केवल कॉस्ट शीट पूछी जा रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। ठीक है, और यहाँ पे मेथड पूछी जा रही है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे इंट्रोडक्शन मीनिंग लिखा जाएगा, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन मीनिंग लिखा जाएगा। अगर मैं इनको अलग अलग करती ना तो जैसे MC04 में ना
नंबर ऑफ पेजेस बढ़ के 264 हो चुके थे ना, इस तरीके से इसमें भी हो जाते। तो ये पेजेस बढ़े ना, तो इस वजह से मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया है। सो प्लीज इस चीज को समझना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है आप लोगों के सामने कि भाई प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, पीरियड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनके ऊपर प्रीवियस ईयर के अंदर डिफरेंस के अंदर क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज ये मैंने वहीं से उठाकर आप लोगों के सामने रखा। सो अगर इनके ऊपर सिंपली कॉन्सेप्ट आ जाए कि भाई प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बताओ, तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमने किया हुआ, ठीक है। ये इंश्योर है कि यूनिट इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से आप लोगों को बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, 5 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस ये ध्यान रखना टैबुलर फॉर्म में करने हैं। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिटेशन पूछी जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या है, फीचर्स तो हर बार पूछी जाती है पर लिमिटेशन पिछली बार पूछी गई थी। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के ऊपर आप लोगों को फॉर्मेट तैयार करने के लिए बोलेंगे, वर्टिकल बोले या फिर हॉरिजेंटली बोले, कैसे भी बोले, एक इमेजिनेशन फिगर के साथ वो जरूर करके जाने, क्योंकि एक बार इनकम स्टेटमेंट बोली जा रही है, एक बार बैलेंस शीट बोली जा रही है, एक बार फिर इनकम स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसे चल रहा है, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट जाता है आप लोगों के सामने कि राइट अ नोट ऑन द नेचर एंड द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर और लिमिटेशंस को बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन एंड द नेचर आपको बताने, देन उसके बाद लिमिटेशन बता देनी है। नेक्स्ट जाता है ब्रीफली एक्सप्लेन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस साइटिंग द सुटेबल एग्जांपल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है उसके एग्जांपल के थ्रू बताना है। ये आ जाता है बेटे आप लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सबसे पहले ये क्वेश्चन रहता है कि मैम हमें प्रैक्टिकल करने जरूरी है या फिर थ्योरी से काम चल जाएगा, या फिर दोनों कितने परसेंट करें, कितने चांसेस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के, कितने चांसेस है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के। सबके जो डाउट है ना तुम्हारे, ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स हैं ये आपके 4 से 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। बाकी के बचे आपके 14 यूनिट्स जो आपकी थ्योरी की हैं। अब आप ये देखो कि कहीं ना कहीं आप अगर थ्योरी करके जा रहे हो तो ये समझ के चलना कि आप इस तरीके से करें कि अगर थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए कि वो नहीं आता। मतलब कहने का ये है कि अगर आप थ्योरी कर रहे हो ना तो पूरा प्रॉपर तरीके से थ्योरी करनी है। ऐसे नहीं है कि कोई ये चलो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, इतना कर ले सफिशिएंट है, नहीं। थ्योरी कर रहे हो तो पूरा थ्योरी का 100% करो, क्योंकि जो आपका एग्जाम आने वाला है ना बेटे, प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरी का आने वाला है, ठीक है। 100% में से मान के चलो 40% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 60% आपका थ्योरी का है। तो 60 जो परसेंट आप कर रहे हो ना, वो प्रॉपर 100% के बराबर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं थ्योरी का नहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। आंसर मिल गया होगा। अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, समझाया हुआ है अच्छे तरीके से। रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आता है यहाँ से, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, प्लीज उस चीज को फॉलो कर लेना। लिक्विडिटी एनालिसिस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, यहाँ पे इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थ्योरी में पूछा जा रहा है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या होता है, किस तरीके से कितने कंपोनेंट इसके अंदर है, वो बता देने, ठीक है। आपसे नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन है ये, आपको कंप्यूट करना है लीवरेज रेशियो, ठीक है। सो सोल्यूशन दिया हुआ है आप लोगों को इसका। नेक्स्ट है कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इन प्रिपेयरिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओ यहाँ पे यूनिट लिखना आई थिंक भूल गई मैं, यूनिट नंबर 6 से क्वेश्चन आया है ये, फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट यूनिट आप लोगों की फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन की कैसे ट्रीटमेंट होती है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। यूनिट नंबर 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे होते हैं। कैश फ्लो की प्रिपरेशन की प्रोसेस पूछी जाती है। कैसे पूछा जा रहा है कि प्रोविजन ऑफ द टैक्सेशन, अगर तुम्हें प्रोसेस पता होगी कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर आते हैं तो डेफिनेटली ये वाला टॉपिक आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज ये कहोगे कि मैम हमें तो पता नहीं है कैसे होता है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ द डिविडेंड विल बी ट्रीटेड व्हाइल बी प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द हाइपोथेटिकल एग्जांपल। प्रोविजन फॉर डिविडेंड की कैसे क्या ट्रीटमेंट होते हैं ये भी आपकी इन्हीं में से आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर से बात की जा रही है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट जाता है आप लोगों के सामने क्वेश्चन कि हाउ डज द कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम द फंड फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट आर द यूज ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं वो बात की जा रही है, ठीक है। डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में। ब्रीफली डिस्कस द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ टू बी प्रिपेयर। ये एग्जाम के अंदर इनका डिफरेंस बेटे मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अच्छा जी, प्रिपेयर करने की पूरी प्रोसेस है, तीनों जो एक्टिविटी है ना बेटे वो उसके अंदर इंक्लूड करनी। यूनिट नंबर 8 आपको अलग यूनिट्स में, जो मैंने आपको बताया ना 14 जो पेजेस की अलग पीडीएफ है, यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 8 वहां पे कवर की गई है।
यूनिट नंबर 9 जो अगर बात की जाए तो प्रिपरेशन एंड द रिव्यू ऑफ द बजट के बारे में बात की जाए, एलाबोरेट द फंडामेंटल फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट। फंडामेंटल क्लासिफिकेशन बजट मतलब बजट को किस तरीके से बाइफर्केट किया गया, किस तरीके से हमने इसको प्रिपेयर करना है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ द बजट क्या है। ठीक है, आपके सारे के सारे बजट करने हैं, हो सके तो ये इमेज आपको प्लॉट करके आनी है, क्योंकि जितना बेहतर आप प्लॉट करेंगे उतना बेहतर आपके नंबर आने के चांसेस होंगे। क्योंकि फिर ये कहते हो कि मैम अच्छे मार्क्स कैसे आए, प्रेजेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी बेटे उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। जीरो बेस बजट क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट, इनके बीच में डिफरेंस आया हुआ है। ट्रेडिशनल बजट के बीच में डिफरेंस और जीरो बेस के बीच में डिफरेंस आप लास्ट ईयर का था, उससे लास्ट ईयर जीरो बेस बजट एंड द परफॉर्मेंस बजट के बीच में डिफरेंस आया हुआ है। कैश बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उनके ऊपर बात की जा रही है। अच्छा जी, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड मास्टर बजट क्या होते हैं। अब देखो ये जो टॉपिक तुम्हें नीचे में डिफरेंस तुम्हें दिखा रही हूँ ना, ये तुम्हें टॉपिक तभी समझ में आ जाएगा तुमने अगर इनका ये टॉपिक कर लिया। मतलब कि फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड द बेसिक बजट, करंट बजट एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फंक्शनल के अंदर ये सारी चीजें आती है कि भाई कैश, कैपिटल, आपकी सेल्स, प्रोडक्शन, ये सारी इसके अंदर आती है। ठीक है, अच्छा जी, चलो तो फिर जीरो बेस बजट एंड ट्रेडिशनल के बीच में डिफरेंस आ गया, यहाँ पर ये भी चीजें हो गई हैं। यूनिट नंबर आ जाती है आप लोगों की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, बजटिंग के कैसे डिफरेंशिएट करती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट किस तरीके से फ्रेम हो रहा है देखो ध्यान से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है कि भाई और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं कि भाई सक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग परक्यूजिट्स की बारे में बात की जा रही है। परक्यूजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड किस तरीके से रिवाइज किया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। वेरिएंस एनालिसिस यूनिट नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 13 से क्वेश्चन कैसे बात की जा रही है। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है बेटे, और थ्योरी में आएगा तो इस तरीके से आएगा। आप लोगों को शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि भाई फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, सेल मार्जिन वेरिएंस क्या होता है, एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, चलो तो फिर डिफाइन द वेरिएंस एंड व्हाट इज द वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस क्या होता है देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो गैप होता है। अगर मैंने कहा कि भाई इस साल का खर्चा मैं 4000 करने वाली हूँ, बट मेरा एक्चुअल में या तो मेरे खर्चा 5000 हो जाए या फिर मेरा खर्चा 2500 हो जाए, जिनके बीच में गैप आ रहा है, गैप यहाँ पर अनफेवरेबल है और यहाँ पे क्या है, फेवरेबल गैप है। फेवरेबल गैप ठीक रहने वाला है क्योंकि बचत हो रही है, अनफेवरेबल गैप कहीं ना कहीं आपके लिए लूप होल बनने वाला है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो वेरिएंस समझ में आ गया। अब इसको एनालिसिस क्यों किया जाता है भाई, डिसीजन लेने के लिए कि मुझे पता चल जाए कि भाई इस साल मेरा ज्यादा खर्चा हुआ है तो अगले साल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूसेज क्या है वेरिएंस एनालिसिस की बात की जा रही है। ठीक है, डिफाइन द वेरिएंस, वेरिएंस क्या है, मेथड क्या है जब हम इस चीज को क्लासिफिकेशन करते हैं। मेथड्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूनिट नंबर 14 के बारे में बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बी हैंडल इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले मीनिंग लिखना है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, देन अनकंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल सारे। डिस्क्राइब द वेरियस यूज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के यूसेज क्या है। ओके, अच्छा जी। मेथड ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट अ नोट ऑन द मेथड ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कह रही, काफी बार आया है। इवन आप क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं, IBO 01 IBO 06 में भी ये आया है कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ द, अरे टेक्निक ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग यहां पर भी आया है। MCQ 04 के अंदर भी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, राइट। तो पक्का पक्का करके आना मेथड्स की इसके रिगार्डिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से ये एप्लीकेशन में आता है और किस तरीके से कन्वेंशनल कॉस्ट अकाउंटिंग से डिफरेंशिएट करती है। ये क्वेश्चन अब बेटे डिफरेंस का अलग से पूछा गया है, ये मैंने चीजें इसमें ऐड ऑन कर दी क्योंकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई ये तो हमने किया ही नहीं था। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम का मतलब होते हैं CVPP। ठीक है, क्या होते हैं इसके अंदर मेथड आते हैं, ये प्रॉपर बताया भाई कॉस्ट क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्रॉफिट क्या है, इसके मेथड क्या है।
और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे भाई, ब्रेक इवन पॉइंट से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को निकालना है, कंट्रीब्यूशन को निकालना है। इतना मुश्किल मतलब चैप्टर नहीं है, अगर करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बता दिया मैंने। आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, और बहुत आसान चैप्टर है, इजिली, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। अब नंबर 20 नंबर का आसान सा आता है क्वेश्चन, करना चाहे तो तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एप्लीकेशंस ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग इन द मैनेजरियल डिसीजन, जो तुम्हें अभी ऊपर समझाया ना, ये सारे के सारे मेथड्स टूल बताने। ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बात की जाए तो कैसे क्या कुछ है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल आया हुआ है भाई, तुम्हें बताया जा रहा है कि कंपनी ने प्रोड्यूस किया एक सिंगल प्रोडक्ट को और उसकी सेल हुई है 100 पर यूनिट के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपये और फिक्स कॉस्ट आई इतनी, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट एंड ये बताना है कि सेल वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी करनी पड़ेगी, मतलब मुझे कितना सामान बेचना पड़ेगा कि मैं 60,000 रुपये पर महीना कमाऊँ। कहते हैं अच्छा जी। नेक्स्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है उसके बारे में बात की जा रही है। चलिए ज्योति, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 17 के बाद में रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या क्या है जिसके थ्रू आप एनालिसिस करेंगे कि मुझे ये चीज इंकर्ड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो मेथड ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्लांट शटडाउन डिसीजन रिगार्डिंग के बाद कहने का मतलब क्या है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट इन द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्लांट शटडाउन डिसीजन। या तो आप खुद अपना प्रोडक्शन प्लांट बना ले, मतलब खुद अपना नई मशीन लेकर आ जाए, या फिर आप क्या कर सकते हो रेंटेड ये ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द रेलिवेंट कॉस्ट इन मेक और बाय डिसीजन, सेल एंड मिक्स डिसीजन। वही बात है, आपके पास ना 6 से 7 पॉइंट है इसमें, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है कि भाई किस तरीके से आप यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि सामान बनाना चाहिए या फिर बना बनाया रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना चाहिए। कहते हैं अच्छा सेल डिसीजन के अंदर मैं किस तरीके से इसको यूज करने वाले हूँ। एक सेकेंड क्या हो गया था, अच्छा नेट को बंद ही कर देते हैं क्योंकि काफी सारी दिक्कत दे रहा है मेरे को, काफी बार हो गया इसको, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है डिफरेंट टाइप की, ठीक है। यूज ऑफ द एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस का यूजेस कैसे, एंटरप्राइजेस के अंदर कैसे यूज किए जाते हैं रिपोर्टिंग को। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि आप पूरे साल का आपकी ट्रीटमेंट दिखाते हो, ठीक है, और पूरे साल की ट्रीटमेंट को मतलब कितना क्या कुछ प्रॉफिट हुआ है, कितना क्या कुछ लॉस हुआ है, उसको सबको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हो, और रिकॉर्ड करने के बाद ये बताते हो कि भाई कैसी परफॉर्मेंस है हमारी, ठीक है। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डाटा को प्रेजेंट करते हो और बताते हो कि भाई हमारी प्रोसेस ये है। इसका मेन मुद्दा ये होता है कि सामने वाला जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए हेल्पफुल हो जाए, और कंपनी के लिए तो है ही ये हेल्पफुल। डिस्क्राइब द एसेंशियल, ये तो मैंने क्वेश्चन का ही हो गया। यूनिट नंबर 19 से बात की जाए तो रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग के अंदर सोशल अकाउंटिंग क्या है, ये यूनिट नंबर आपकी 4 के अंदर भी आया था, मतलब कि MCQ 4 के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, सोशल ऑडिट क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहना चाह रहा है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट है। 20 मार्क्स में बेटे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में करना है। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में, इनके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन हो रहा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 से अगर बात की जाए तो क्या कुछ है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, इनके बारे में बात की जा रही है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट का अकाउंट बनाते हैं। तो इनके अंदर जो भी आइटम हम लिखते हैं ना उनके वो एक्सप्लेन करने की भाई मतलब क्या उनका, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें सब कुछ आता है इसके अंदर। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं भाई, हमें अपने नेट प्रॉफिट नेट लॉसेस के बारे में पता चल जाए। एप्रोप्रिएशन बचा हुए प्रॉफिट को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर जो 6 के अगर बारे में बात की जाए फंडामेंटल फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड एनालिसिस करना है, ठीक है। एंड ये और यूनिट नंबर 8 से कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बजटिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंड द लिमिटेशन को बताना है कि बजटिंग का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। पूरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़े बड़े हैवी क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट नंबर 10 से आपसे पूछा जा रहा है कि भाई परफॉर्मेंस अकाउंटिंग क्या होती है और इसका वर्क कैसे होता है, ठीक है। बाकी ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए, ठीक है, बता दिया मैंने कि PDF के अंदर नंबर ऑफ पेजेस कितने कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको एग्जाम में फिल करके आने हैं,
ठीक है। और मेरी ओर से हो चुका है, आप लोगों के सभी सब्जेक्ट्स को हमने क्लियर कर दिया है। फिर भी आप कोई और सजेशन चाहते हैं, कोई और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आप बता सकते हैं। सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सेट आपको अवेलेबल है अपने ही चैनल द कॉमर्स माइंड के ऊपर। सो आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स को, डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखनी है डेफिनेटली। ठीक है, सो बाय बाय।